हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर MGCI के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के FLT 4 का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन है या इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, अब ये देखिए बड़ा ही सिंपल सी बात है। अगर आप लोग SN1 की बात करें तो SN1 का रेट सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और सबसे कम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मिलता है। ठीक है, सो हम लोग को पहले तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा है, बिकॉज अगर SN1 की बात कर रहा है तो 3 डिग्री SN1 को सपोर्ट करेगा। तो मैं देख सकता हूँ कि ऑप्शन ए के अंदर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये वाला आप बोल सकते हैं 1 डिग्री है, ये वाला अगेन 3 डिग्री हुआ और ये वाला 2 डिग्री है। ठीक है, सो बेसिकली अभी मैं अगर ऑप्शंस को सिंगल आउट करूं, मुझे ऑप्शन ए और सी में मेनली डिसाइड करना है कि SN1 कौन सा करेगा। अब SN1 सिर्फ 3 डिग्री की बात नहीं है, SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल द्वारा सपोर्टेड रहता है। SN1 रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। सो SN1 3 डिग्री तो होना ही चाहिए, उसके साथ में जैसे मैंने बोला इसके साथ में आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए में ये 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है और साथ में H2O एक पोलर प्रोटिक मीडियम और ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अभी एक बार सारे ऑप्शंस को जस्टिफाई कर भी लेते हैं कि दूसरे केसेस में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप दूसरे वाले केस में देखें 1 डिग्री है और 1 डिग्री अगर रहेगा तो SN2 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। आपको ये भी पता है कि अगर हम लोग रेट ऑफ SN2 की बात करें सो SN2 रिएक्शन सबसे बढ़िया 1 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में होता है और सबसे कम या फिर ना के बराबर आप बोल सकते हैं 3 डिग्री में होता है। तो ये सेकंड वाला जो रहेगा ये SN2 पाथवे से जाने वाला है। थर्ड वाले की बात करेंगे और देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ए और सी में। तो जैसे मैंने मेंशन किया सिर्फ 3 डिग्री की बात नहीं है, हमें 3 डिग्री के साथ साथ एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिक्वायर्ड रहेगा। और ये जो साइनाइड है ये कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वैसे साइनाइड भी बहुत अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट H2O के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इस केस में ये E2 रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखेगा, ये एलिमिनेशन करने की टेंडेंसी रखेगा। और अगर आप लास्ट वाली रिएक्शन देखें सो ये 2 डिग्री है, ये तो हमें पता चल ही चुका है, बट ये वाली चीज जो एल्कोहलिक KOH है इससे हम लोग काफी फेमिलियर है। एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इस केस में भी ये E2 रिएक्शन करेगा। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, अगर हम लोग को एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और साथ में हम लोग को पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है। देखिए अच्छा सवाल है ये, इसको हम लोग थोड़ा सा बना के देखते हैं पहले मॉलिक्यूल को। सो ये हो जाएगा CH3CH2 CH एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH3 और इसकी रिएक्शन हम लोग इस मॉलिक्यूल से करा रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, या तो यहाँ पे SN2 होना चाहिए था या फिर E2 होना चाहिए था, पर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो E2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बोलने का मतलब है यहाँ पे एलिमिनेशन होने वाला है और एक डबल बॉन्ड बनने वाला है। अब जब एलिमिनेशन होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन्स हैं। अगर यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन्स है तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट आपका इस तरह का बन जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है उसको बोला जाता है सेडजेफ एल्कीन, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है एल्कीन के केस में उसको बोला जाता है सेडजेफ प्रोडक्ट। और दूसरा वाला एल्कीन आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये लेस स्टेबल एल्कीन है और इसको बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। अब यहाँ पे आएगा मेन कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। तो अगर आपको याद हो पिछले FLT में हम लोगों ने एक इस तरह का सिमिलर कंसेप्ट दिया था
जहाँ पे हम लोगों ने हेलोजन में फ्लोरीन को यूज किया था, और वहां पे ये बताया गया था कि जब फ्लोरीन हेलोजन रहता है तब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एक तरह का सिमिलर केस है, इस बार हम लोगों ने फ्लोरीन यूज नहीं किया, इस बार हम लोगों ने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज किया है, जो एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है। और अगर बल्की न्यूक्लियोफाइल होता है तब फिर से जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। तो दो केसेस मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, अगर एक बल्की न्यूक्लियोफाइल आ जाए या फिर हेलोजन में फ्लोरीन यूज किया जाए, इन दोनों केसेस में जब E2 रिएक्शन होता है तो मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट रहता है। बोलने का मतलब है मेजर प्रोडक्ट लेस स्टेबल अल्कीन वाला होने वाला है। सो ये हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और यही हमारा आंसर रहने वाला है। सो अब हम लोग देख सकते हैं ऑप्शंस में, और जब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, आयुपैक नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है जो बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को 3 साइड चेन्स दिख रही होंगी। मैं उन साइड चेन्स को थोड़ा सर्कल करता हूं ताकि समझ में आ जाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को पहले अच्छे से बना लेते हैं। सो हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा हमारे पास में 3 साइड चेन्स है, ये 3 साइड चेन हो गई। तो मेन चेन तो हमें दिख ही रही है, जो हमारा मेन चेन है वो समझ में आ ही रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से किया जाए। बच्चे जनरली यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलने का मतलब है वो ब्रोमीन वाले एंड से स्टार्ट कर देते हैं, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा आखिरी में कंसिडर किया जाता है। जो आयुपैक का रूल है वो कुछ ऐसा है कि आप नंबरिंग उस साइड से करें जहां से साइड चेन पहले आ रहा हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सो 1 अगर मैं इसको देता हूं तो 2 पे साइड चेन आ रहा है, और अगर मैं 1 ऊपर वाले एंड को देता हूं तो 2 पे ब्रोमीन आ रहा है। ब्रोमीन भी एक साइड चेन ही कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे साइड चेन्स आ रहे हैं, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। अगर फर्स्ट वाले साइड चेन से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते तो हम लोग सेकंड वाले साइड चेन पे जाते हैं। सो अगर मैं इस एंड से जाता हूं तो सेकंड पे मिथाइल और थर्ड पे मिथाइल, मतलब मेरे साइड चेन्स 2 और 3 पोजीशन पे आ रहे हैं। और अगर मैं ऊपर वाले एंड से स्टार्ट करता तो 2 3 4 2,4 पे मेरे साइड चेन्स आते, इसलिए 2,3 वाले सेट को प्रेफर किया जाएगा। आई होप मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसके बाद कंसिडर किया जाता है जब आप लोग नंबरिंग ऑफ साइड चेन, जब आप लोग नंबरिंग ऑफ साइड चेन्स, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ साइड चेन्स पे भी डिसीजन नहीं ले पाते, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करना रहता है। इसलिए अगर आपने स्टार्टिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग किया होता तो एक गलत हो जाता। इसलिए नंबरिंग हम लोग लोअर एंड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे। 5 पे आ गया ब्रोमो, और उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं 2,3 यहाँ पे आ जाएगा डाइमिथाइल, एंड ये 6 कार्बन का चेन है, सो ये हो जाएगा हेक्सेन। अब ये जो भी ऑप्शन रहेगा ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सो मैं ऑप्शंस में देख सकता हूँ, ऑप्शन नंबर मैं बोल सकता हूँ डी, वो जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट अगेन IUPAC का एक सिंपल सा सवाल है। ये वाला सवाल मेरे हिसाब से आसान सवाल है, और ये वाला सवाल आपसे क्रैक होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास एक OH ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप किसी भी साइड चेन से बड़ा होता है। हम लोग नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो CH2OH है वहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो ये आपका फर्स्ट हो गया। अगेन इस मॉलिक्यूल को मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं पहले। सो ये CH3 CH2 CH, देन अगेन CH2 CH3, और फिर मुझे दिया गया है CH2OH। ठीक है, तो हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा, सेकंड पोजीशन हो जाएगा। अब आप लोग चाहे तो नीचे वाले 2 कार्बन काउंट कर सकते हैं, तो साइड वाला इथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, या आप चाहे तो स्ट्रेट वाले 2 कार्बन को काउंट कर सकते हैं, तो नीचे वाले जो 2 कार्बन है वो साइड चेन बन जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है।
सो ये वाले 3 और 4 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और ये हमारा साइड चेन बन गया। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। सो 2 पे आ गया हमारे पास साइड चेन जो हो गया इथाइल। इसके बाद 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, 1 पे OH है तो ब्यूटेन 1 ऑल। अगर 1 पे कोई ग्रुप आता है तो आप 1 मेंशन नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, इसलिए आप इसको ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे या ब्यूटेनॉल 1 भी लिख सकते थे। तीनों चीजें सही रहती। तो अब मैं ऑप्शन देख सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ 2 इथाइल ब्यूटेन ऑल 1, ये वाला सही ऑप्शन होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे पूछा जा रहा है अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होता है जब अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये बड़ा ही काम का एक रिएक्शन है और बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। इस टेस्ट को बोलते हैं लूकास टेस्ट। और जो रिएजेंट यहाँ पे यूज किया गया है एनहाइड्रस ZnCl2 साथ में HCl, इस कॉम्बो को हम लोग बुलाते हैं लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट यूज किया जाता है डिग्री ऑफ अल्कोहल को पता करने के लिए। ये जो टेस्ट रहता है ये यूज करते हैं हम लोग कौन से डिग्री का अल्कोहल, ये पता करने के लिए टेस्ट यूज करते हैं। बेसिकली रिएक्शन क्या होती है पहले ये भी समझ ले आप। सो अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग HCl से ट्रीट करते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, सो हमारे पास में RCl का वाइट कलर का एक PPT आ जाता है। PPT बोले कि टर्बिडिटी बोले, बात वही रहेगी। इनसोल्यूबल सब्सटेंस आ जाता है व्हाइट कलर का। और ये व्हाइट सब्सटेंस कितना फास्ट बनता है, केमिकल काइनेटिक्स की बात की जा रही है, रेट की बात की जा रही है। ये व्हाइट सब्सटेंस कितना फास्ट बनता है वही डिसाइड करता है कि क्या डिग्री ऑफ अल्कोहल रहा होगा। सो ये टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल जो रहता है ये रिएक्ट करता है विद इन 1 मिनट। कहीं कहीं पे इसको इंस्टेंट टर्बिडिटी भी बोला जाता है, फटाफट आती है, बिल्कुल क्विकली आती है। 2 डिग्री का अल्कोहल अगर रहेगा यहाँ पे तो ये रिएक्शन आपका 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। और अगर ये 3 डिग्री का अल्कोहल रहेगा, सो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री का अल्कोहल इसके अंदर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाता है, बहुत अच्छे से टर्बिडिटी नहीं दे पाता है। अगर हीट किया जाए सो सॉरी नॉट 3 डिग्री, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाता है, बहुत अच्छे से टर्बिडिटी नहीं दे पाता है। अगर हीट किया जाए तो 30 मिनट्स में थोड़ा रिजल्ट शो कर सकता है। सो बोलने का मतलब है 1 डिग्री डू नॉट गिव दिस टेस्ट प्रॉपरली। ठीक है, बस अब हम लोग को बेसिकली रेट की बात करनी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करनी है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे सामने है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, 2 डिग्री का उससे कम रहेगा और 1 डिग्री का ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव आप बोल सकते हैं। सो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं और मेरे हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगले में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये पिछले एफएलटी में भी डिस्कस किया गया था, ऑलमोस्ट हर एफएलटी में इससे एक सवाल बनता ही है। अब आप इस चीज को समझ ले कि फिनॉल्स जो रहते हैं दे आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहल और फिनॉल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, भले ही उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो ये फंक्शनल आइसोमर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। सो फिनॉल बेसिकली एसिडिक होते हैं, पानी के अंदर एसिडिक होते हैं और फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें सो एग्जैक्टली रिवर्स बात कर रहा है। सो अगर ऑप्शन ए सही हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता। थर्ड वाले की बात कर रहा है फिनॉल रिएक्ट्स विद NaHCO3, बिल्कुल गलत बोल रहा है। NaHCO3 या फिर NaHCO3 आया कहां से पहले इसको समझिए। NaHCO3 H2CO3 से आया। H2CO3 का जो कॉन्जुगेट बेस है HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट वो H2CO3 से आया है। और ये आप याद रखेंगे H2CO3 ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, पर H2CO3 कम एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखिए मैं ब्रीफली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको वापस से लिख के बताता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं
और H2CO3 फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो मैं क्यों ये इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ इसको भी आप समझिए। NaHCO3 जो रहता है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको आप बोल सकते हैं, ये यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच में अंतर करने के लिए। जब हम लोग NaHCO3 कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते हैं तो रिएक्शन हो जाता है और CO2 गैस निकलता है। जब हम लोग NaHCO3 को फिनॉल में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि दोनों एसिडिक है तो हम लोग लिटमस टेस्ट से इन दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे। इसलिए NaHCO3 जो है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग एजेंट होता है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। सो जैसा अभी मैंने बात की, NaHCO3 फिनॉल से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। और आखिरी स्टेटमेंट में बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ फिनॉल लिखा है, एनिलीन नहीं लिखा है। यहाँ बोला गया है फिनॉल रिएक्ट्स विद NH2OH एंड HCl टू फॉर्म ऑक्साइम। ठीक है, ऑक्साइम कुछ इस तरह का बॉन्ड, ये इस तरह के बॉन्ड को ऑक्साइम बोला जाता है। और ये रिएक्शन जो रहती है अमाइन की रिएक्शन होती है। ठीक है, अमाइन की रिएक्शन मतलब ये NH2OH से रिएक्ट नहीं करेगा, ये बेसिकली एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। यहाँ पे अगर फिनॉल की बात करें, ये फिनॉल इस रिएक्शन को शो नहीं कर रहा, ये रिएक्शन C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन होती है। सो C डबल बॉन्ड O जब NH2OH से रिएक्ट करता है, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइल अमाइन बोलते हैं। HCl यहाँ पे बस एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करने के लिए काम कर रहा है। HCl का और कोई रोल नहीं होता है। सो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, और वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारे पास कुछ इस तरह का बॉन्ड आता है। तो जैसा भी मैंने डिस्कस किया, ये जो प्रॉपर्टी है ये एल्डिहाइड कीटोन की है, फिनॉल की नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे तो पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड विद ईथर इज। ये बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, इसको अगेन हम लोग क्लास में बहुत सी बार डिस्कस करते हैं, बहुत फेमस कंसेप्ट भी है। हम लोग अगर एक ईथर को रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग RO R' से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे R और R' दो अल्काइल ग्रुप है, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में एक्चुअली यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन H प्लस के ऊपर अटैक करता है और इस तरह का इंटरमीडिएट बना देता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी हेलाइड ग्रुप रहेगा वो आके इन दोनों में से किसी एक कार्बन से अटैच होगा, तो एक हमारे पास में अल्कोहल बन जाएगा और एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसके आगे की बात नहीं कर रहे बिकॉज हमें प्रोडक्ट्स नहीं बताना है, हम लोग को मेनली इस स्टेप पे फोकस करना है। अब आप देखिए, जो ज्यादा अच्छे से H प्लस दे पाएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। और अगर हम लोग हेलोजन एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, सो HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर HBr होता है और सबसे कम HCl होता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा, H प्लस देने की जो क्षमता रहेगी, वही यहाँ पे रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर रहने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। सो ये रिएक्शन मुझे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, सो पहले हम लोग बेसिकली HgOAc को ऐड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। HgOAc और साथ में H2O को ऐड करते हैं, सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और उसके बाद में जो HgOAc रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। बट बेसिकली कंसेप्ट जो हम लोग को यहाँ से सीख के जाना है वो ये है कि मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ता है, और मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट जुड़ता है। ये इस रिएक्शन की स्पेशलिटी है। देखिए, मार्कोनिकोव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और मार्कोनिकोव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सो हम लोग ये भी समझते हैं कि जब अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तो एक कार्बोकेटाइन बनता है, वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बना के देखूं, सो बेंजीन रिंग को मैं PH से शो कर रहा हूं, ये हो गया CH, और यहाँ पे आपको पास इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है। अभी आप देखिए, ये एक साइक्लिक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, साइक्लिक कार्बोकेटायन है, इसलिए ये रीअरेंज नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बिकॉज मर्क्यूरी के पास एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है,
सो दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और दोनों के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ गया होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब H2O उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस, डेल्टा वन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा प्लस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा है। ये बेसिकली बेंजाइल केटाइन बन चुका है। सो जो H2O का ग्रुप रहेगा ये अपने लोन पेयर लेके इसके ऊपर अटैक करेगा और रिंग इस तरह से खुलेगा। अब हम लोग यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना चाह रहे, आपको कंसेप्ट यही समझना है। जब भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का सवाल आएगा तो आप डबल बॉन्ड के ऊपर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना ले, कुछ इस तरह से। बेसिकली मर्क्यूरी के साथ एक साइकिल बना ले और आप देखेंगे कि दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जिस भी कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आपको ज्यादा स्टेबल मिले, कैसे स्टेबिलिटी देखी जाए, रेजोनेंस से देखी जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखी जाए, इंडक्टिव से देखी जाए, और आपको ये चीज तो पता है ये बेसिकली जीओसी का पार्ट है। सो जिसपे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे OH जाके जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये कंसेप्ट रहता है। सो फाइनली यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा मेरे पास वो कुछ इस तरह से आएगा, PHCH OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और देन आई विल हैव CH2CH3। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास फाइनल आंसर होने वाला है। और अब मैं ऑप्शंस चेक कर सकता हूँ। सो अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है कि ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है और यही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात करेंगे। सो इनमें से वीकेस्ट एसिड कौन है, और यहाँ पे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जा रही। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ये याद रखें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है +I इफेक्ट के। ठीक है, बस यही रूल यूज करेंगे और हम लोग इस सवाल को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख रहे हैं CCl3 के अंदर यहाँ 3 -I इफेक्ट लग रहे हैं 3 क्लोरीन ग्रुप्स की वजह से। यहाँ बी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप है तो यहाँ पे -2I इफेक्ट लग रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है। पर अगर आप लास्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ CH3 ग्रुप +I इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे -I ग्रुप कोई नहीं है और हमें वीकेस्ट एसिड पूछा जा रहा है। सो सीधी सी बात है, अगर आप चाहेंगे तो इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में भी हम लोग जमा सकते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ A, उसके बाद एसिडिक हुआ B, उसके बाद C, और लीस्ट एसिडिक की बात कर रहा है, वीकेस्ट एसिड की बात कर रहा है। सो ऑप्शन डी जो रहेगा वो वीकेस्ट एसिड रहेगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, सो एक असर्शन रीजन का सवाल है जहां पे बोला जा रहा है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मच हायर देन डाइमिथाइल ईथर है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। पहले तो आप ये समझे, डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है, ये दोनों आइसोमर्स है। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ गई कि आइसोमर है, बिकॉज इनका वेट सेम है। जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में एक पॉइंट हमेशा लिखा रहता है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अब बॉइलिंग पॉइंट को जनरली तब कंपेयर करते हैं जब मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम हो, ताकि जो भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसको आसानी से हम लोग देख सकें। सो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब इथेनॉल जो रहेगा इसके पास एक OH बॉन्ड है, और बिकॉज इसके पास में एक OH बॉन्ड है तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग टाइप का अट्रैक्शन, उसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं H बॉन्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉन्डरवॉल फोर्स लगने वाला है। सो इथेनॉल के अंदर लग रहा है H बॉन्डिंग। और अगर आप डाइमिथाइल ईथर, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के मैं और जस्टिफाई कर देता हूँ, ये CH3 CH2 OH ये ग्रुप हो गया, और देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, ये OH बॉन्ड है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये OH बॉन्ड से H बॉन्डिंग होने वाली है। और अगर आप दूसरा वाला देखेंगे डाइमिथाइल ईथर, सो ये कुछ इस तरह से। अब ये डाइमिथाइल ईथर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स इनसे कनेक्टेड नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, जनरली ये तीन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ही H बॉन्डिंग करता है, तो इसके अंदर H बॉन्डिंग नहीं होने वाला। बोलने का मतलब है इसका फोर्स वीक होने वाला है। सो डेफिनेट सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने वाला है। और जब मैं स्टेटमेंट 2 पढ़ता हूं तो ये क्लियरली बोल रहा है
कि इथेनॉल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, जबकि डाई इथाइल ईथर के अंदर ये एब्सेंट है। सो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया, सेकंड वाला जो रीजन है एग्जैक्टली वही बात कर रहा है, इसलिए रीजन मेरे असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तो ये एक बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, इजी सवाल होने वाला है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, याद करने वाली चीज है, बट मैं हमेशा ये क्लास में बोलता भी हूँ, बायोमोलिक्यूल्स इज अ चैप्टर जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, आपको थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेगी, पर यहाँ से ट्रिकी सवाल कम आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सवाल ज्यादा आते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है इनमें से इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है। हमें पता है टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसके अंदर 10 इसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और 10 नॉन इसेंशियल रहते हैं। और यहाँ पे इसेंशियल की बात की जा रही है। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि डी वाला ऑप्शन, फिनाइल एलानिन, ये जो है ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। सो ऑप्शन डी जो रहेगा वो एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट वाला सवाल फिर से बायोमोलिक्यूल से आया है, और जैसे भी मैंने बोला ये सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं और ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी है। अब देख सकते हैं विटामिन ई है, विटामिन ए जनरली हेयर और नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन के की बात करें, यही आंसर होने वाला है, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, सो विटामिन के इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन डी की बात करें, सो विटामिन डी बोन्स के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, हम लोग मेजर फंक्शंस की बात कर रहे हैं, सो विटामिन के जो रहेगा ये एक्चुअली में आपका सही ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सो ये अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। सो मैं देख सकता हूँ कंटिन्यूसली 3-4 सवाल जो भी इस एफएलटी के अंदर आए, ये इजी क्वेश्चंस आए। ये वाले स्कोरिंग क्वेश्चंस थे जिसमें ऑलमोस्ट सबकी स्कोरिंग होनी चाहिए थी। ये अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कौन सी डिग्री का अमाइन है। ये मैं पहले कुछ एफएलटीज में भी डिस्कस कर चुका हूँ। डिग्री ऑफ अमाइन देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं पर्सनली उसको इस तरह से देखता हूं कि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है। अगर नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री का अमाइन बनेगा। अगर 1 हाइड्रोजन है तो ये 2 डिग्री का अमाइन बनेगा, और एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है तो ये 3 डिग्री का अमाइन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज नहीं होना चाहिए, जब चार्ज हो जाएगा तो क्वाटरनरी अमाइन बनने के भी चांसेस होते हैं। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं इस वाले NH2 ग्रुप के पास में 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री का अमाइन है। और ये नाइट्रोजन जो है इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये 3 डिग्री का अमाइन है। अब यहाँ से पूछ रहा है ये कंपाउंड में कौन कौन से अमाइन है। सो प्राइमरी भी है और टर्शरी भी है, ओनली प्राइमरी नहीं है। 2 डिग्री एब्सेंट है यहाँ पे, और सेकेंडरी जैसे मैंने बोला वो भी एब्सेंट है। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सो बोला जा रहा है ब्यूटुइन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है। ब्यूटुइन को हम लोग पहले बना के देखते हैं। सो ब्यूटुइन की बात की जा रही है, बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल ब्यूटुइन है, और ये बोल रहा है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म करता है, तो बिल्कुल करता है। जब 2 CH3 ग्रुप सेम साइड पे रहेंगे तो इसको सिस बोलेंगे, जब 2 CH3 ग्रुप अपोजिट रहेंगे एग्जैक्टली सो इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही कॉमन सी चीज है, हमको पता है। अब इसके रीजन पूछ रहा है, तो रीजन में बता रहा है रोटेशन अराउंड, कुछ कुछ बॉन्ड्स बोल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोल रहा है। ये देखिए, ये चीज को आप बड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी होता है जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक डबल बॉन्ड में आ सकता है, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपका एक रिंग के अंदर आ सकता है। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं, अगर फ्री रोटेशन है, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएंगे, कन्फर्मर्स बनाने के चांसेस रखेंगे। सो जहां पे भी रोटेशन शब्द यूज किया गया है वो कभी भी रीजन हो नहीं सकता है। अगेन ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल, मैं इसको रेट करूंगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो रहने वाला है वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। तो इसमें से पूछ रहा है कौन से सोडियम सॉल्ट को हीट किया जाए सोडा लाइम प्रोसेस से प्रोपेन बनाने के लिए। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। सोडा लाइम की बात कर रहे हैं। सोडा लाइम के अंदर हम लोग कार्बोक्सिलेट का एक सॉल्ट लेते हैं, यहाँ सोडियम सॉल्ट लिया हुआ है।
आप चाहे तो पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। साथ में हम लोग NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन से हाई टेम्परेचर पर इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कॉस्टिक सोडा और ये क्विक लाइम्स और सोडा लाइम प्रोसेस इसी से आता है। और यहाँ पे होता क्या है, ये CO2 रिमूव हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है बेसिकली। CO2 का रिमूवल इज डीकार्बोक्सिलेशन। सो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो RH आ जाता है, Na2CO3 आ जाता है, साथ में H2O आ जाता है। ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स है, हमें तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम लोग को समझना कैसे, जहां पे भी CO लगा हुआ है वहां से CO2 निकालना है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगाना है और फिर प्रोडक्ट को देखना है। अब देखिए एक एक करके प्रोडक्ट को देखते हैं। सो इस मॉलिक्यूल में मैं अगर यहाँ से इस CO2 ग्रुप को रिमूव कर दूं तो मेरे पास में CH3 बन जाएगा। प्रोपेन की बात कर रहा है, सो प्रोपेन यहाँ पे नहीं बन रहा है। सेकंड वाले में हम लोग देखेंगे वापस से इस CO2 ग्रुप को हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन पुट करेंगे। सो CH3 CH2 CH3 बन रहा है, ये प्रोपेन बन रहा है। सो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाले में हम लोग देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल को पहले अच्छे से बना लिया जाए। ये जो C वाला ऑप्शन है ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, CH3 होल ट्वाइस CH COO माइनस Na प्लस। बेसिकली ये CO2 है जिसको मुझे रिमूव करना है। सो ये मॉलिक्यूल को अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इस CO2 को दोबारा से हम लोग रिमूव करके यहाँ पर हाइड्रोजन पुट करेंगे। सो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाता है, CH3 CH2 CH3, और ये भी तो प्रोपेन ही है। सो ऑप्शन C जो है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा D, क्योंकि B और C दोनों के अंदर प्रोपेन प्रोड्यूस हो सकता है। सो बोथ B एंड C आर गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शंस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अब अगले 15 केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने 15 क्वेश्चन के केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पर देखा, तो आई होप आप सभी लोगों का ये जो FLT टेस्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। आपकी आगे आने वाली एग्ज़ाम की आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। अब इस समय आपको आपके कॉन्फिडेंस और आपकी सेहत, इन दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। आपको आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ताकि जब हम 5 तारीख को अपना एग्ज़ाम देने जाएं तो अपने भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ और एक अच्छी सेहत के साथ जाएंगे, तो अवश्य ही हमारी विजय होगी। ठीक, तो आपको इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए अब हम अपने 66 नंबर के इस प्रश्न से अपने आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्या एक रिएक्शन दी गई है जिसके लिए हमें इसका मुख्य उत्पाद पहचानना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या एल्किल हैलाइड पर सोडियम मेटल और साथ में ईथर की उपस्थिति दी गई है। तो ये हमारा एक फेमस क्या बोर्ड्स रिएक्शन है, जिसमें हमारे अगर सेम टाइप के एल्किल हैलाइड है तो क्या सम्मित एल्केन निर्मित होते हैं। ठीक, और इसकी क्रियाविधि क्या मुक्त मूलक बनकर क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो हम इस रिएक्शन के लिए क्या हैलाइड और उसके कार्बन पर मुक्त मूलक बनाते हैं, और ऐसे दोनों मुक्त मूलक को जोड़कर क्या इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट एक एल्केन बनाते हैं जो कि सम्मित होता है। तो कैसे इस रिएक्शन को बड़ी आसानी से किया जाए, तो हम दिए गए क्या एल्किल हैलाइड को लिख देते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर क्या एक 2-क्लोरोप्रोपेन है। ठीक, हम इसका क्या एक और मोल यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि हमारा क्या एक बार पुनः 2-क्लोरोप्रोपेन है। ठीक, अब इन दोनों 2-क्लोरोप्रोपेन को क्या हम यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ क्या ईथर की उपस्थिति लेकर रिएक्ट करा देते हैं। तो हमारे पास इस रिएक्शन से क्या ये दोनों हेलोजन को क्या ये हमारे जो सोडियम मेटल से क्या इस तरीके से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर हमारा 2NaCl अर्थात सोडियम हैलाइड अलग हो गया। अब हम इन दोनों ही एल्केन को उन कार्बन से आपस में
जोड़ दें जहां से हमारे पास हेलोजन अलग हुआ है। ठीक, इस तरीके से क्या हम CH3 यहाँ पर CH ये पहले एल्किल हैलाइड का हिस्सा, और यहाँ पर CH3 ये दूसरे एल्किल हैलाइड का हिस्सा, और दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पर एल्केन, और वो भी एक सम्मित एल्केन बनने वाला है, जो कि क्या हमारा वुड्स रिएक्शन से निर्मित हुआ है। तो आइए इस प्रोडक्ट को हम अपने इन 4 ऑप्शन में अगर ढूंढे तो मुझे इसके लिए बी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बनाना है। आपको सिंपली कार्बन के हैलाइड को दोनों तरफ से अलग कर उन कार्बन को आपस में कनेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 2 ब्यूटीन की गर्म क्षारीय KMnO4 से क्रिया कर उत्पाद बनता है। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्यूटीन इज ट्रीटेड विथ हॉट अल्कलाइन KMnO4। तो ये भी एक बहुत फेमस और एक अच्छी रिएक्शन क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 ब्यूटीन हमारे पास क्या आ चुका है। अब इस 2 ब्यूटीन के लिए हमारे पास देखिए 2 तरह से KMnO4 आ सकता है। एक तो क्षारीय KMnO4 को क्या गर्म बोलकर दिया जाए, हॉट बोलकर दिया जाए। इस स्थिति पर हमें इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हम याद रख लें कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, और इस पूर्ण ऑक्सीडेशन के लिए ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा, और ये दोनों ऑक्सीजन इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या 2-2 हम इस तरीके से रखकर क्या इसका एसिड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब भी गर्म क्षारीय KMnO4 आए तो कंप्लीट डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, और दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर डबल डबल ऑक्सीजन कर क्या इसका एसिड प्रोडक्ट बनाना है। तो ये इसका हमारा एक साइड का एसिड, और ये हमारा इसका दूसरे एंड का एसिड होगा। ठीक, पर अगर यही चीज हमको क्या ठंडा क्षारीय KMnO4 बोलकर दिया जाता, मतलब यहाँ पर क्षारीय KMnO4 तो होता पर कैसा होता, ठंडा, तो हम लोग इस कैटेलिस्ट के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ वाटर लगाकर ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक, और जब ऐसा होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, और इन दोनों डबल बॉन्डेड जो है कार्बन के लिए क्या हम OH ग्रुप लगा देते हैं। इस ठंडे क्षारीय KMnO4 के साथ हमारा क्या केवल पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, और दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप लगाकर क्या एक डाइयोल बनाया जाता है। तो डाइयोल कब, जब ठंडा क्षारीय KMnO4 हो, और एसिड कब, जब गर्म क्षारीय KMnO4 हो। तो अभी हमारे पास चूंकि क्वेश्चन के लिए गर्म है तो इसका प्रोडक्ट क्या एक एसिड होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या एक हमारा साइक्लोएल्कीन है जिसका हमें A अभिकर्मक देखना है, जिसके साथ क्या हमें एक अल्कोहल बनाकर दिया जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ देख लें कि ये जो साइक्लोएल्कीन है इस पर हमारा क्या एल्कोहल जल के योग से बनता है। ठीक है, अब जल का जो योग है क्या वो 2 तरीके से होता है, एक तो मार्कोनिकॉफ एडिशन और एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो अब हम देख लें कि यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के ब्रेकडाउन पर कहाँ पर हमारा OH लगा है और कहाँ पर H, क्या हम उससे यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन है कि एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, इस कार्बन के लिए इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। रिएक्शन के बाद क्या यहाँ पर हमें वाटर का OH माइनस ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि जल का OH माइनस उस कार्बन पर गया है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, और जब ज्यादा पर जा रहा है मतलब वहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हुआ है, और जो कि क्या हम एल्कीन पर डाइबोरेन
हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस की प्रेजेंस में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अब आंसर बहुत अच्छे से हमको चमकने लगा है कि यहाँ ए के लिए हमारा डाइबोरेन अर्थात BH3 साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस की प्रेजेंस में क्या इस चेंज को कराया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज ब्रोमीन इन CCl4 एंड कैन बी हमारे पास रिड्यूस्ड केटेलाइटिक आल्सो इट गिव अ प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड द कंपाउंड कैन बी। मतलब हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ठीक, जो कि क्या हमारे लिए दो चेंज करा रहा है। एक तो हमारे पास ब्रोमीन वाटर अर्थात Br2CCl4 है, जिसको क्या कर रहा है, रंगहीन कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी क्या ये कलर दे रहा है, रंग दे रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास Br2CCl4 के लिए क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब हमारे कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो अर्थात कोई एल्कीन हो या अल्काइन हो, क्या ये टेस्ट हमको उनसे मिलेगा। मतलब अभी हमारे पास क्या इस परीक्षण के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बट हम बात करते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड की, जहां पर केवल और केवल क्या ये टेस्ट अल्काइन से मिलेगा, और वे अल्काइन जिनके अंदर क्या हो, अम्लीय हाइड्रोजन हो। अम्लीय हाइड्रोजन अर्थात एसिटिलीन या 1 अल्काइन ही क्या हमें इनके साथ ये टेस्ट देंगे। क्लियर। तो हमारे पास ये दोनों काम को करने के लिए क्या अल्काइन इसका सही जवाब होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि बी ही ऑप्शन में अल्काइन है, जो कि ये दोनों टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक अल्काइन है, जिस पर हमें डाइबोरेन परऑक्साइड और बेस की रिएक्शन कर क्या प्रोडक्ट पहचानना है। तो हम सब जानते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या इस डाइबोरेन से हमको मिलने वाला जो H+ है, क्या हमें उसे किस रूल से जोड़ना है। तो वो हम यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या इसके प्रोडक्ट को किस तरीके से यहाँ पर क्या अभिकर्मक देकर जोड़ा जा रहा है, उससे डिसाइड करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि डाइबोरेन परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमारा जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, जिसके लिए हम क्या इस मल्टीपल बॉन्ड में हम OH- को उस मल्टीपल बॉन्ड कार्बन पर लगाते हैं जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और यही मार्कोनिकॉफ के लिए क्या अपोजिट हो जाता है, अर्थात उस मल्टीपल बॉन्ड पर चला जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो अब हमारे लिए बहुत आसान है, डाइबोरेन का हाइड्रोजन आइसोटोप क्या हमारा जहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन कम है वहां आ जाएगा, और हमारा OH- जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां आ जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास इसका जो फर्स्ट स्टेप है क्या वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास क्या डाइबोरेन हो गया, ये BD3, और यहाँ पर परऑक्साइड हो गया, और यहाँ पर OH-। तो हमने रिएक्शन कर यहाँ पर C के साथ क्या ड्यूटेरियम लगाया, और यहाँ पर CH के साथ OH। अब हम इसको देखें तो ये हमारा क्या इनॉल हो चुका है। कारण है डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास जब OH हो तो इनॉल, और इनॉल के लिए क्या इसकी स्टेबल प्रोडक्ट चलाव्यता से आएगा, टाटोमरिज्म से आएगा।
हमारे पास जब भी रिएक्शन के अंदर इनॉल फॉर्म होता है तो हमें इसका स्टेबल प्रोडक्ट क्या चलाव्यता से लाना है। तो यहाँ पर चलाव्यता के लिए हमारा H माइग्रेशन होगा इस कार्बन पर, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड का माइग्रेशन इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होगा। तो हमारे पास जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनने वाला है क्या वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पर हमारा H आ जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो देखें एक एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है जो कि अगर हम 4 ऑप्शन में देखें तो C के अंदर हमको करेक्ट मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो एरोमेटिक यौगिक सामान्यतः अस्थायी होते हैं, तो ये जो बात है सरासर गलत है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या हमारे लिए स्टेबल होते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी की बात कंपेयर कराएं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में तो सबसे स्टेबल हैं, तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अगला, एरोमेटिक यौगिक कार्बन की मात्रा के धनी होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भरपूर मात्रा में कार्बन होते हैं तो कार्बन के धनी हैं। अब एरोमेटिक यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। बिल्कुल, इसमें हमारे पास बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है। ठीक, एरोमेटिक यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। बिल्कुल, एरोमेटिक यौगिकों को जलाने पर व्हाइट फ्यूम्स प्राप्त होती है। तो हमारे पास इसके लिए ये नीचे की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास NO2 प्लस की क्रिया निम्न में किसमें आसानी से होती है। रिएक्शन ऑफ NO2 प्लस इज इजियर इन। तो सबसे पहले जान लें कि हमारा जो NO2 प्लस है ये एक क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इलेक्ट्रोफाइल की अटैक क्या उस सब्सट्रेट, उस क्रिया कारक के ऊपर होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, हाई हो, उच्च हो। ठीक, तो आइए चेक कर लेते हैं चारों स्पीसीज में किसके लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो हमारे पास जो बेंजीन है क्या एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो यहाँ पर अटैक हो सकता है, बट हम और देखेंगे कि इससे भी अधिक कोई रिच स्पीसीज है क्या। यहाँ पर टालुइन है, टालुइन का हमारे पास प्लस H इफेक्ट होता है जिसके कारण अर्थो पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है, जिससे एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और प्रभावी हो जाता है। अगला हमारे पास जो स्पीसीज है क्या वो एक नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो जो है क्या -M इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण अर्थो पेरा पोजीशन पर डेंसिटी का मान क्या हो जाता है, कम। तो अब हम बता सकते हैं कि इन तीनों में सबसे अच्छा अगर NO2 प्लस का रिएक्शन किसी से आने वाला है तो वो हमारा क्या टालुइन से आने वाला है। तो आंसर विल बी टालुइन। अगला देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन द मोस्ट एसिडिक। तो भाई साहब बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, हमें सारे ऑक्सीजन से क्या H प्लस हटाकर उसका नेगेटिव बनाना है। जिसका नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका क्या अम्लीय हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से, क्या हमारा H प्लस जाता है, माइनस आता है, H प्लस जाता है, माइनस आता है, H प्लस जाता है, माइनस आता है, H प्लस जाता है, माइनस आता है। अब इस माइनस के साथ क्या हम देख पा रहे हैं फ्लोरीन लगा है जिसका माइनस आई इफेक्ट आता है, और जिसके लिए अब माइनस आयन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्या हमें वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां से हमारे पास क्या अम्लीयता ज्यादा होगी, क्योंकि हमने अम्लीयता को क्या समानुपाती माइनस आई प्रभाव के कहा और व्युत्क्रमानुपाती क्या प्लस आई प्रभाव का कहा। तो उस हिसाब से जिसके लिए माइनस आई ज्यादा होगा क्या उसके लिए अम्लीयता ज्यादा होगी। और माइनस आई प्रभाव जब देखें तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, फिर नंबर, फिर पावर। तो हमारे पास अगर यहाँ पर बात करें माइनस आई के लिए डिस्टेंस सबसे कम इस डी ऑप्शन के अंदर है,
तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा माइनस आई और माइनस आई के साथ उसके नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ये सबसे अधिक अम्लीय है। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्न कार्ब धनायन का अवलोकन कर हमको इसका स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं सारे इफेक्ट को कंपेयर कर लिखूं तो कार्ब धनायन का स्थायित्व हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमको कोई देता है तो +M+R ग्रुप से आता है, फिर हमारा आता है +H, फिर हमारा +I, फिर वे समूह जिसमें कोई प्रभाव ना हो, कोई प्रभाव ना हो, क्या ऐसे लोगों को हम लेते हैं, और फिर हमारा आता है -I और फिर आता है -M। ठीक है, अब इस हिसाब से हमको क्या यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर पहचानना है। तो यहाँ पर हम देखें इस कार्ब धनायन के लिए हमारे पास क्या +M प्रभाव है। इस यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले ऑप्शन पर तो कोई भी इस पर प्रभाव ग्रुप नहीं है। सी वाले के साथ चलें तो क्या +H प्रभाव समूह है। यहाँ पर कोई हमारा बेंजीन रिंग नहीं है, बट इसके लिए हमारे पास +I है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर स्टेबल है तो वो A है। A के बाद अगर हम स्टेबल देखें तो B, पर हमारा D और B के लिए अगर सोचा जाए तो यहाँ पर हमारा कार्ब धनायन के लिए रिजोनेंस है। तो एक मिनट, यहाँ पर ऑर्डर को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारा A सबसे ज्यादा, देन फिर आएगा C। अब हम B और D में चूज कर रहे हैं तो B और D में हमारे पास B का रिजोनेंस है पर D का रिजोनेंस नहीं है, तो B आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, देन हमारा आएगा D। तो इसका करेक्ट हमारा जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, क्या वो A सबसे ज्यादा, देन C, देन B, देन D। तो इसका करेक्ट हमारा जो आंसर है वो A है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टाटोमरिज्म, चलाव्यता दर्शाता है। तो जनरली चलाव्यता के लिए हम कीटो, नाइट्रो, अमीन, अमाइड और यूरिया कंपाउंड देखते हैं जिसमें हम ट्राइड सिस्टम या 3 एटम के बीच हाइड्रोजन का दोलन हो रहा है, इस तरह का क्या हम चलाव्यता फॉर्म देखते हैं। तो हम अगर बात करें कार्बोनिल और नाइट्रो ग्रुप के लिए तो हमारे पास अल्फा कार्बन होना चाहिए जो कि क्या sp3 हो और जिस पर क्या हो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कार्बोनिल क्या ग्रुप से हमको चलाव्यता मिलेगी, अल्फा कार्बन sp3 हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हमें ऐसा कार्बोनिल नाइट्रो ग्रुप चलाव्यता देगा। तो हम देख पा रहे हैं यह हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया। तो यहाँ अल्फा कार्बन ना तो sp3 है और ना ही उस पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये चलाव्यता नहीं देगा। सेकेंड नाइट्रो ग्रुप में भी अल्फा कार्बन है, sp2 है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से भी चलाव्यता नहीं आएगी। इस कार्बोनिल की बात करूं तो यहाँ से तो जो अल्फा कार्बन है उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट इस व्यक्ति के लिए अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी 3 है और sp3 संकरण भी है, तो इस कंपाउंड से हमारा चलाव्यता आएगा। ठीक है, अब डी के लिए तो चलाव्यता की कंडीशन ही नहीं है, ना तो कोई मल्टीपल बॉन्ड है जिसका हम हाइड्रोजन से माइग्रेशन ले पाए, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। तो भाई वे एल्कीन जिनके प्रत्येक sp2 कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, क्या ऐसे एल्कीन हमारे लिए GI शो करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस कंडीशन को क्या इनके अंदर चेक कर लेते हैं। तो देखें तो हमारा 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन के लिए क्या हमारा ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, क्या देने वाला है। अगला है 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, तो यहाँ पर 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन के लिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2 CH3,
यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट है देगा। अगला क्या है, 1 फेनिल प्रोपीन। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोपीन के लिए क्या 1 पर फेनिल है, ठीक, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या ये भी आपस में डिफरेंट है? तो यहाँ पर भी जीआई शो होगा। तो तीनों अब तक हमारे जो ऑप्शन देखे गए हैं, क्या वो जीआई शो कर रहे हैं? मतलब इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ए से बी, सक्रियण ऊर्जा 15 हमारे पास केल्विन किलोरी या किलो कैलोरी पर मोल है, और अभिक्रिया की ऊष्मा 5 किलो कैलोरी पर मोल हमारे पास दी गई है। तो अभिक्रिया से हमें बी का कन्वर्जन ए के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान देना है, ठीक है। तो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का सक्रियण एनर्जी दिया है, रिएक्शन का हमारा चेंज एनर्जी भी दिया है, हमको फॉरवर्ड निकालना है। तो बहुत सिंपली इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच, ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो है हमारे पास कितना दे रखा है भाई क्वेश्चन में, तो देखिए तो 5 है, और ई फॉरवर्ड कितना दे रखा है, तो 15 जो है किलो कैलोरी केल्विन। अब हमको क्या यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बी के लिए निकालना है, तो इसका पक्षांतर करके ई ए बी कर लो, और इस 5 को इधर ले आओ, तो 15 माइनस 5, तो कितना आ गया बेटा, फॉरवर्ड के लिए हमारे बैकवर्ड के लिए हमारे पास कितना आ गया, 10, ठीक। तो बैकवर्ड जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 10 किलो कैलोरी पर मोल होने वाली है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध अंश को पूर्ण होने में लगने वाला समय क्रिया कारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तित होता है, तो अभिक्रिया की कोटि। तो मैं इसका बहुत शॉर्टकट बता देता हूं। जब भी हमारे पास टी हाफ के लिए किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का क्या रिलेशन प्रारंभिक मात्रा के साथ पूछा जाए, तो टी हाफ आपको समानुपाती 1/a की पावर n-1 लिखना है। n यहाँ अभिक्रिया की क्या है, कोटि। तो अब आपको व्युत्क्रम कहा जा रहा है, तो यहाँ पर व्युत्क्रम कब मिलेगा, जब मैं n के लिए क्या वैल्यू 2 रखने वाला हूँ, मतलब द्वितीय कोटि लेने वाला हूँ, और द्वितीय कोटि लेने वाला हूँ तो 2-1 क्या हमारे पास टी हाफ यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती a की पावर 1, मतलब क्या यहाँ पर 1 अपॉन क्या a होने वाला है, जो कि क्या हमारा टी हाफ का व्युत्क्रम होगा, टी हाफ का क्या होगा, व्युत्क्रम। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, इससे आपको किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन दे दी जाए, उसके लिए टी हाफ और उस क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के बीच रिलेशन आ जाएगा। तो हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, सी। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस विलयन की उच्चतम तुल्यांकी चालकता होती है। तो भाई साहब तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला क्या है, तुल्यांकी चालकता कप्पा इंटू 1000 अपॉन होता है नॉर्मलिटी, ठीक। तो जिसके लिए नॉर्मलिटी कम, कंसंट्रेशन कम, उसकी तुल्यांकी चालकता ज्यादा। तो जिसके लिए हमारे पास नॉर्मलिटी क्या होगी, कम, वहां पर क्या हमारे लिए कंडक्टिविटी तुल्यांकी चालकता ज्यादा होगी, ठीक है, जो कि हमारे पास फॉर्मूले में दिख रहा है। तो आइए देखें। तो यहाँ पर 0.01 इसकी मोलरता दी है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1, तो इसकी नॉर्मलिटी भी क्या 0.01 ही रहेगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर NaCl का भी वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1, तो इसके लिए भी क्या मोलरता जितनी ही क्या नॉर्मलिटी रहेगी। अब इसके लिए बात करूं तो यहाँ पर भी वैलेंसी फैक्टर एक बार फिर से क्या NaCl का 1 होगा, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसकी नॉर्मलिटी भी क्या यही रहेगी। अब आते हैं अगले पर, यहाँ पर फिर से NaCl वैलेंसी फैक्टर 1 है, नॉर्मलिटी यही रहेगी। तो अब हम चेक कर लें किसके लिए कंसंट्रेशन सबसे कम है, तो कंसंट्रेशन सबसे कम क्या हमारे पास सी ऑप्शन के लिए है। तो कंसंट्रेशन सबसे कम मतलब इसकी तुल्यांकी चालकता सबसे
ज्यादा है। तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वहां पर चालकता ज्यादा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने से बढ़ती है। बिल्कुल, विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर तनुता बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी। ठीक, परंतु विलयन में अगर आप क्या तनुता बढ़ा रहे हो तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है? कम। ठीक, विशिष्ट चालकता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वहां प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या में क्या थी? कमी। परंतु तुल्यांकी चालकता हो, मोलर चालकता हो, सामान्य चालकता हो, ये सभी तनुता के साथ बढ़ती है। तो अब हम अपने ऑप्शन में जो गलत है उसको ढूंढ लें। तो बी ऑप्शन क्या कहता है? विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने से घटती है। मतलब ये हमारा क्या एक रॉन्ग स्टेटमेंट हमको दिखने लगा है। ठीक, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब यही सही आंसर है। बाकी भी चेक कर लो। तनुता बढ़ाने से एक विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता घटती है। एक विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता तनुता बढ़ाने से बढ़ती है। तो बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि तनुता बढ़ाने से चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता में वृद्धि होती है। परंतु हमारे पास क्या विशिष्ट चालकता में कमी आती है? मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और चालकता ये तो बढ़ेगी, पर विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अगले 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के लिए नरेंद्र सर आएंगे, जो आपको आगे के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, और हम कंटिन्यू करते हैं आपके पेपर सोल्यूशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, 0.20 m NaCl विलयन में उपस्थित संपूर्ण जल का वाष्पीकरण करके 0.15 मोल NaCl प्राप्त किया जाता है। नमूने का वास्तविक आयतन बताइए। है ना, नमूने का मतलब वो नमूना नहीं जो हमारी सामान्य भाषा में होता है। ऑल ऑफ द वाटर इन 0.2 m सोल्यूशन ऑफ NaCl वाज इवेपोरेटेड, है ना, एंड 0.15 मोल ऑफ NaCl वाज ऑब्टेन्ड। व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम? ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक सैंपल रहा होगा, और ये जो सैंपल रहा होगा ये NaCl का होगा, मतलब इसके अंदर NaCl होगा और साथ में पानी होगा। अब पानी को वेपोराइज कर दिया, पानी को इवेपोरेट करा, तो जो NaCl के मोल्स आए आपके पास में, है ना, NaCl के मोल्स आए, मोल्स ऑफ NaCl जो आए वो आए 0.150, ये मोल्स आए। और इनिशियली जो इसका मोलारिटी था, मोलरता जो था, है ना, वो मोलर था, आपको दिख रहा है सामने, दैट इज 0.20 m है। आपसे बोला है कि इनिशियली वॉल्यूम कितना था, प्रारंभिक अवस्था में इसका आयतन कितना था। भाई आपने जब पानी को वेपोराइज करा था तो नमक थोड़ी उड़ के जाएगा, नमक तो अवाष्पशील है ना। सॉल्ट जो होता है इट इज नॉन वोलेटाइल सल्यूट। सॉल्ट कैसा सल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। तो वो तो पानी था जब भी उतना ही था, पानी नहीं है तब भी उतना ही होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पता है कि मोलैरिटी बराबर होता है n ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। n ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या है? सोल्यूशन। और मोलैरिटी का फॉर्मूला दे रखा है आपको यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू दे रखा है वैल्यू 0.20, और n ऑफ सल्यूट दे रखा है 0.150, और अपॉन v निकालना है। तो v बराबर आ जाएगा 0.150 मोल अपॉन 0.200। मान लो ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये 0 से 0 गया, ये आ गया 5.3, ये आ गया 5.4, बोलो आया। तो 3/4 लीटर आया, v बराबर आया 3/4 लीटर। लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन सब किस में दे रखे हैं? ml में। तो इसको ml में चेंज कीजिए। तो ml में चेंज करने के लिए 3/4 को मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, 1000 से करेंगे तो ये आ गया 250, और 250 इंटू वॉल्यूम करेंगे तो v इक्वल टू आ गया ना 750 ml। v इक्वल टू कितना ml आ गया? 750 ml। तो मेरा बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दैट इज 750 ml। क्लियर पहला क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, 82 क्वेश्चन की तरफ। और 82 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है 82 वाले में। दैट इज क्या बोला है? 0.3 m HNO3 25 ml को 0.4 m HNO3 75 ml के साथ मिलाया गया। 25 ml 0.3 m HNO3 मिक्सर का क्वेश्चन है, मिक्सचर है ये। तो जब भी अपन मिक्सचर की बात करते हैं तो MR मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी अपन लिखेंगे M1 V1 प्लस क्या लिखेंगे M2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, बोलो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, है ना। MR बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। सो MR बराबर अगर आप यहाँ लिखते हैं
तो M1 का वैल्यू आपको जो दिख रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 3, है ना, और HNO3 का इनिशियल वॉल्यूम 25 है। फिर M2 बोला है, तो M2 बोला आ रहा है 4 और उसका वॉल्यूम बोलो कितना है 75 है। क्लियर। और टोटल वॉल्यूम आप देखेंगे नीचे तो इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा ये 100, क्यों 25 प्लस 75। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो MR बराबर मेरा बनेगा यहाँ पे 75, है ना, 75 प्लस बन जाएगा 300, 75 इंटू 4, 75 इंटू 2 150 होता है ना, अपॉन ये 100 आया। ये इधर सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा ये 375 बाय बोलो कितना 100 इक्वल टू 3.75 m आ गया, इक्वल टू 3.75 m। दैट इज कौन सा आंसर, सी आंसर। क्लियर है। तो मिक्सचर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा 82 वाला। 83 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हाउ मच अमाउंट ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 फॉर ऑब्टेनिंग 224 ml ऑफ हाइड्रोजन, है ना। बहुत सिंपल है ये कि मेरे पास Zn है, Zn का रिएक्शन मैंने H2SO4 से कराया, है ना, और ये मेरे पास डाइल्यूट है। तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं आप तो आपको मिलता है ZnSO4 और साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर। आपसे बोला है हाउ मच अमाउंट ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 फॉर ऑब्टेनिंग 224 ml ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन एक से देखो ना यार, यहाँ पे बैलेंस करना है तो 1 है ये, है ना, तो ये 65.3 ग्राम जब रिएक्ट कर रहा है, 65.3 ग्राम जब रिएक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे 1 मोल है, मतलब 22.4 मिल रहा है लीटर, ये मिल रहा है। मतलब आपसे रिलेशन जो पूछा है वो Zn और किसके बीच का रिलेशन पूछा है, H2 के बीच का रिलेशन पूछा है, स्टोइकियोमेट्रिक का है ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, स्टोइकियोमेट्रिक। तो Zn और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है H2, तो 65.3 का रिएक्शन अगर आपने कराया तो 22.4 मिल रहा है, बोलो आया। या अपन ये ml में दे रखा है ना, ml में दे रखा है तो 22.4 लीटर की जगह आप एक काम करो ना, इसको 22400 ml ले लो, तो 224 ml के लिए कितना लगेगा, x लगेगा, ये कैंसिल होके बोलो कितना आएगा 100 बना। तो x बराबर मतलब वेट ऑफ Zn अगर आपको निकालना है तो वेट ऑफ Zn आ जाएगा 65.3 बाय बोलो कितना 100, ये पॉइंट गया तो ये आ जाएगा 0.653 ग्राम। हाउ मच ग्राम, 0.653 ग्राम। क्लियर। तो 0.653 ग्राम आ गया इसका आंसर, यानी 0.65 ग्राम आ गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधारित है। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट इज C प्लस O2 दोनों से मिलकर क्या बनता है CO2। तो ये 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, 12 प्लस 32 ग्राम दोनों से मिलकर क्या मिलेगा 44 ग्राम। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो, बात समझे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है। ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जो असर्शन कह रहा है वो बिल्कुल सही है। रीजन पे आता हूं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। मतलब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल कैसा है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, Li2+ के दूसरे कक्ष की आयनन ऊर्जा क्या होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो ये N1 होता है, ये N2 होता है, ये N3 होता है, ये N मान लो इक्वल टू इन्फिनिटी है। और मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ है और आपको इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेजना है, इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेजना है। तो हाइड्रोजन के केस में ये जो वैल्यू आती है वो आती है 13.6 eV। हाइड्रोजन के केस में अगर आप हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 13.6 eV। और अगर आपको किसी का भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अगर आपको x निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू Z² बाय N² eV। 13.6 इंटू Z² बाय N² eV। नाउ अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन को बोला है सेकंड वाले शेल से भेजा है, सेकंड ऑर्बिट से बोला है ना, बात समझे। तो सेकंड से बोला है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे IE निकालना है आपको, तो IE लिखूंगा मैं 13.6 इंटू Z²। लिथियम है, Li2+ है, Li2+ का जो Z होता है इक्वल टू आएगा 3 आ जाएगा। Li2+ का Z इक्वल टू कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर बोलो कितना बनेगा 9, और सेकंड वाले से बोला है तो 4 से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो IE का जो वैल्यू आएगा वो अराउंड आपको मिलेगा 13.6 eV।
IE का वैल्यू जो आएगा वो अराउंड आपको कितना आएगा 30.6 EV। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 85 वेरी सिंपल। IE इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन को लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एक्सचेंज एनर्जी भी उतनी ज्यादा। बात समझे, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी भी उतनी ज्यादा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करके देख लो, ये पार्शियल फील्ड आ रहा है, ये हाफ फील्ड आ रहा है और ये दे रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जितने ज्यादा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, उस केस में एक्सचेंज एनर्जी उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, इसका एक्सचेंज एनर्जी जो आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। क्लियर, ठीक है। देख लीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज्यादा उसमें एक्सचेंजेस होंगे और एनर्जी भी ज्यादा आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अगर NH3 की बात करें तो NH3 का मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो वह sp3 आता है, और sp3 एक लोन पेयर के साथ आता है, और sp3 एक लोन पेयर के साथ आता है तो इसको अपन कहते हैं पिरामिडल। sp3 एक लोन पेयर के साथ मतलब पिरामिडल। अगर मैं BF3 की बात करता हूं तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, और sp2 मतलब जीरो लोन पेयर इस केस में, और यही आपका बनता है ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 के साथ में ट्रायगोनल प्लेनर आया। फिर आप देखेंगे PCl3 आ रहा है आपके पास में, तो PCl3 को आप देखेंगे तो अगेन ये sp3 आता है, एक लोन पेयर आता है, और अगेन इसको कहते हैं अपन पिरामिडल। एक लोन पेयर आता है और अगेन इसको अपन क्या कहते हैं, पिरामिडल, है ना। और IF3 में भी ऐसा कुछ केस नहीं आएगा। आप निकाल के देखें तो मेरा जो आंसर आ रहा है, क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर बोला है, वो मुझे यहीं से क्लियर हो गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, BF3 आएगा। BF3 ट्रायगोनल प्लेनर है, और BF3 ट्रायगोनल प्लेनर होने के साथ साथ ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। ठीक है, और ये ऐसा नजर आना मतलब यहाँ पे ये दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है, ठीक है। 87 क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई भी है कि जब मोनो एटॉमिक आयंस हो, जब कैसे आयंस हो, मोनो एटॉमिक एनायंस हो साथ में, तो आप उसको सॉल्व करें लैटिस एनर्जी के बेसिस पे। मोनो एटॉमिक एनायंस हो तो सॉल्व करते हैं लैटिस एनर्जी के बेसिस पे, मतलब जो TS होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, लैटिस एनर्जी। मोनो एटॉमिक मतलब F माइनस Cl माइनस O माइनस 2 N माइनस 3 S माइनस 2 मोनो एटॉमिक एनायंस के लिए। मोनो एटॉमिक एनायंस में जब भी आप लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो आप इसके बेसिस पे करते हैं। लेकिन जब अपन पॉली नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, है ना, कौन से आयंस की बात करता हूं मैं, पॉली नेगेटिव आयंस। तो पॉली नेगेटिव आयंस की जब अपन बात करते हैं ना बच्चों, तो पॉली नेगेटिव आयंस में अपन देखते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। एंड याद रखना कि जो TS होता है थर्मल स्टेबिलिटी, वो इनवर्स ऑफ बोलो क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। और इसको निकालेंगे हम एक रूल के आधार पर जिसको अपन कहते हैं फजांस रूल। कौन सा रूल कहते हैं, फजांस रूल। नाउ अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आ रहा है बेटा मांगे कार, है ना, और इधर आ रहा है लिथियम सोडियम और पोटेशियम के। यहाँ पे K प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस। इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज अगर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम आएगा। इसका साइज सबसे छोटा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कैसा आएगा, सबसे ज्यादा। और कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी लीस्ट। अरे बात समझे कि नहीं समझे। बेरिलियम का जो साइज आ रहा है वो सबसे छोटा आ रहा है, सबसे छोटा साइज मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम। और इसका साइज सबसे बड़ा आ रहा है, बात समझे। इसका जो साइज आ रहा है वो सबसे क्या आ रहा है, बिगेस्ट। और बिगेस्ट या लार्जेस्ट साइज है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आएगा, कि बेरिलियम जो होता है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, 41 क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है कि PCl5 और PCl3 और Cl2 दे रहा है ना। तो इसको ऐसे समझो आप कि PCl5 दिख रहा है यहाँ पे मेरे को गैस, और PCl5 गैस अगर दिख रहा है तो PCl3 गैस मिल रहा है,
और यहाँ पे क्या मिल रहा है, Cl2 गैस। अरे बोलो आए। अब हो क्या रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो डिसोसिएशन होना मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वियोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होने का मतलब कि डेल्टा एच का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब कोई चीज टूट रही है, टूट रहा है, एनर्जी अंदर जा रही है, तो डेल्टा एच का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। ऊपर से यहाँ पे जो गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो 2 मिल रहे हैं। आप ध्यान से देखें, आपको 2 गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखें आपको 2 मोल गैस मिल रहा है, तो 2 मोल गैस मिलना मतलब एंट्रोपी का वैल्यू बढ़ना है, 2 मोल गैस मिलना मतलब एंट्रोपी का वैल्यू बढ़ना है, तो डेल एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब डेल एस भी ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। तो डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 आएगा और डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 आएंगे, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है। चलो 90 क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक प्रोसेस दे रखा है ना, और आपको इस प्रोसेस में बोला है कि एनर्जी का चेंज निकाल कर बताएं, है ना, प्रोसेस में एनर्जी का चेंज निकाल कर बताएं, और ये मेन इक्वेशन दी है आपको, ये मेन इक्वेशन दी है। तो यहाँ पे अपने पास एक लॉ है, हेस लॉ। सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे अपन लोग कि कोई प्रोसेस एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, टोटल एनर्जी चेंज हमेशा कैसा आता है, सेम। तो अपन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो अपन ट्राई करके देखें इसको, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे ए है ना, ठीक है, बी आ रहा है इधर 3 और ये, ठीक है। देखो जरा, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है हाफ ए, है ना, और हाफ ए से क्या मिल रहा है मुझे, बी, और यहाँ मिल रहा है मुझे 3b से मुझे मिल रहा है 2c प्लस डी, 2c प्लस डी मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है E प्लस ए, E प्लस क्या आ रहा है, A, और इससे मुझे मिल रहा है E प्लस ए से मिल रहा है 2d, ये मिल रहा है ना, और मुझे इक्वेशन ये वाली चाहिए। अब मुझे E चाहिए किस साइड पे, ये ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में E चाहिए मुझे कौन से हैंड पे, E मुझे कहां पर चाहिए, देखो राइट हैंड पे, पर दिया लेफ्ट हैंड पे। E चाहिए मुझे राइट हैंड पे, पर दिया हुआ कौन से हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है। तो मैं एक काम करूंगा, इस इक्वेशन को रिवर्स करूंगा, इस इक्वेशन को क्या करके लिखूंगा, रिवर्स, है ना। तो अगर मैं रिवर्स करके लिखता हूं इसको, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इसको मैं रिवर्स करके लिखता हूं, तो ये बन जाएगा आपका 2d बना, और 2d से आपको मिल रहा है यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2d से आपको मिल जाएगा हाँ E प्लस ए, E प्लस क्या मिल गया, ए। बोलो आया समझ में, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे ए तो इक्वेशन में दिख नहीं रहा, मतलब मुझे ए को हटाना है। तो पहले तो मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स करा, इसको रिवर्स करा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा -350। रिवर्स कर दिया ना, तो रिवर्स करना मतलब माइनस कितना आ जाएगा, 350, और मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया +300, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो इसके अंदर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो अब सबको ऐड करके देखते हैं, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये वाला ए से ये गया, ये बी और ये इधर गया, तो यहाँ पे बचा बी, यहाँ पे बचा डी, बी प्लस डी, इधर बचा ई प्लस 2c, ये देखो मिल गया मुझे बी प्लस डी, ई प्लस क्या मिला, 2c, है ना। अब कुछ नहीं, आप इक्वेशन को सबको माइनस कितना आ रहा है, 125, सबको ऐड करो, तो सबको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना आ रहा है, ये 300 प्लस 400, तो ये 475, 475 माइनस कितना 300, ये देखो, तो आंसर आ जाएगा 175 विद कौन सा साइन, माइनस साइन, दैट इज 175 किलो जूल पर मोल। तो थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। निम्न में से किस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6। तो d6 पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन लाइन से लिख लेते हैं पहले इनको, है ना। तो अपने पास आ जाएगा मैंगनीज, है ना, मैंगनीज के बाद अपन ले लो आयरन, मैंगनीज के बाद आयरन ले लो, है ना, उसके बाद ले लो कोबाल्ट, और उसके बाद क्या ले लो, निकल आया। तो मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है ना, और ये आता है 26, ये आता है 27, और ये आता है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5 4s2, 3d6 आ जाएगा और 4s2 आएगा, देन यहाँ पे 3d7 आएगा और 4s2 आएगा, देन यहाँ पे 3d8 आएगा और 4s2 आएगा। सबको दिख रहा है। नाउ Ni 3+ बोला है ना, Ni क्या बोला है, 3+। तो Ni अगर मैं 3+ लगाता हूँ यहाँ पे,
ये लगाया मैंने 3+, सबको दिख रहा है। तो Ni3+ लगाते के साथ ही Ni3+ लगाते के साथ ही अब मेरा ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3d7 और 4s0 बनेगा, है ना। कोबाल्ट पे आप देखें ध्यान से तो 3+ है, कोबाल्ट पे भी, कोबाल्ट पर भी 3+ है, तो 3+ लगाते से ही ये बन जाएगा 3d6 और 4s0। बोलो आया। Mn पे चार्ज है +3, तो इस पर 3+ लगाते से ही ये बन जाएगा 3d3 4s0, और आयरन पे भी आप 3+ लगा दे तो ये 3d5 बनेगा और 4s क्या बन जाएगा 0। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो D6 पूछा है मेरे से, तो D6 मतलब कौन आ रहा है, कोबाल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। चलो 92 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत बार ऐसा होता है कि अपन कहीं ना कहीं इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम साइज, तो जर्कोनियम और हाफनियम, जर्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग सेम आता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इसका साइज लगभग सेम आता है, जो कि 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टाइटेनियम तथा निकल में, चलो करके देख लेते हैं। तो टाइटेनियम और निकल में बोला है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, दैट इज 3d2 होता है, 4s2 होता है, और निकल होता है 28, दैट इज 3d8 होता है और 4s2 होता है। और आपसे बोला है टाइटेनियम और निकल में, तो यहाँ पे भी लगा लो +2, यहाँ पे भी लगा लो +2, तो +2 लगाते के साथ ही, +2 लगाते के साथ ही अब ये बन गया है 3d2 4s0, और ये बन गया है 3d8 एंड 4s0, है ना। वो 3d2 4s0 है, ये 3d8 4s0 है। तो d2 दिख रहा है, तो d2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं मुझे, और d8 दिख रहा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम ही आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में दोनों में सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में दोनों में सेम आ रहे हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डी और टी तो है ना, इक्वल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है। 93 के बाद में बढ़ता हूं 94 क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसके मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स ये था, है ना, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स था, और मान लीजिए यहाँ पे चारों के चारों ग्रुप अलग हो गए, 1 2, है ना, चारों ग्रुप अलग है, ये आ गया 3 और ये ग्रुप आ गया 4, है ना। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं अपन वो देखते हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर मैं देखता हूं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, है ना, तो ध्यान से देखो जरा। सबसे पहला आ जाएगा 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 3 का 4 के साथ। जिसमें से बच्चों आपको ये जो पोजीशंस दिख रही है ट्रांस पोजीशन कहलाती हैं। ये पोजीशंस कौन सी हैं, ट्रांस। आया, मतलब ये 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 और 2 का 4 कौन सी पोजीशंस हैं, ट्रांस। तो ये देखो ये ट्रांस पोजीशन है, आया, लेकिन प्लेनर है, तो मेरे को टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6 दिख रहे हैं, है ना। 6 में से मेरे को दिख रहे हैं 2 ट्रांस और 4 सिस, 4 क्या दिख रहे हैं, सिस। बट प्लेनर है तो कॉमनली अगर निकालेंगे तो अपने को मिलेगा 1 ट्रांस कॉमन निकालेंगे और 2 क्या मिल जाएगा, सिस। मतलब इस टाइप के कॉम्बिनेशन में जब चारों ग्रुप अलग हो जाएं, देख लो प्लैटिनम में चारों ग्रुप अलग हो गए, पीवाई, पाइरिडिनियम, NH3, Br और Cl, जब चारों ग्रुप अलग हो जाएं तो 1 मिलेगा ट्रांस और 2 क्या मिलेगा, सिस। मतलब टोटल आएंगे मेरे पास 3 आइसोमर, टोटल 3 आइसोमर आएंगे, 1 ट्रांस और 2 क्या मिल जाएगा, सिस, ठीक है। 47 इक्विलिब्रियम का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। SO2 प्लस हाफ O2 से SO3 मिल रहा है, एंड उसके बाद इक्वेशन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद इक्वेशन को रिवर्स नहीं करा है, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स नहीं किया है। ये आप इक्वेशन देखो और इसमें डायरेक्टली फिर 2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, मतलब इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करा, तो K2 बराबर K1 की पावर में n, तो K2 बराबर K1 का स्क्वायर
K2 बराबर K1 का स्क्वायर, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या करा है, इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो K2 बराबर K1 की पावर में n। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दे रखा है आपको, टेम्परेचर यहाँ 700 केल्विन दिया है, बात समझे, और Kp दे रखा है मेरे को, है ना। Kp का वैल्यू आप देखें ध्यान से तो कितना दे रखा है, 1.3 इंटू 10 की पावर 1.3 इंटू 10 की पावर -3 एटीएम इनवर्स, एटीएम और इनवर्स, है ना। आपसे क्या बोला है, Kc। तो बच्चों आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि Kp बराबर Kc RT की पावर में डेल्टा n। Kp बराबर Kc RT की पावर में क्या लगा सकते हैं, डेल्टा n। तो Kp का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.3 इंटू 10 की पावर कितना आ रही है, -3। आपको Kc निकालना है, बोलो आया समझ में। और R की जगह आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे 0.08 ले लो या 1/12 भी ले सकते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पे 700 केल्विन आ रहा है, टेम्परेचर कितना है 700 केल्विन, और डेल्टा n निकाल लो यहाँ से। तो डेल्टा n की वैल्यू निकालोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट में 2 दिख रहा है और -3 दैट इज इक्वल टू -1। तो अपन ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 गया, है ना, और ये आ गया 7 8 56 आ गया है। तो 1.3 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू Kc इंटू 1/56, और 56 को यहाँ भेजा, Kc बराबर आ जाएगा 56 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -3, है ना। 56 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर कितना है, -3। मैं आपको फटाफट से सॉल्व करके दे देता हूँ, है ना। तो ये 56 इंटू कितना दिया है 1.3, ये आ रहा है 72.8, है ना, 72.8 आ रहा है ये लगभग। ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 7.4 वाला आ जाएगा। ये आ रहा है 72.8 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 7.2 या 7.4, मतलब अपना आंसर जो लगभग आएगा वो इस रेंज में आएगा। क्लियर है। 96 क्वेश्चन Kp बराबर Kc, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97। एक M2S लवण की विलेयता दे रखी है, M2S मतलब Ab2 टाइप का है, Ab2 टाइप का सॉल्ट है, और Ab2 टाइप का सॉल्ट है तो मैं इसको लिखूंगा A2 प्लस, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ B क्या लिखूंगा माइनस, ये आएगा S, यहाँ पे आएगा 2S, है ना। तो मेरा जो यहाँ पे बनेगा KSP बनेगा, KSP बनेगा 4S की पावर में 3, 4S की पावर में 3, और आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, KSP पूछा है, ये पूछा है, तो 4S की पावर में 3 बोला है, तो KSP बराबर इक्वल टू आ गया 4 इंटू, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 3.5 दे रखा है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो 3.5 इंटू 10 की पावर -6 का कितना आ रहा है, क्यूब आ रहा है, बोलो आ रहा समझ में, है ना। तो ये अपन एक काम करो, इसको KSP बराबर अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, तो ये तो आ जाएगा 3.5 का क्यूब, और 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा ये 18। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार जरा, वो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 42.8, है ना। ये आ रहा है मेरा 4 इंटू 42.8 इंटू 10 की पावर -18, तो 4 4 जा 16 होता है ना, ये लगभग ये है ना, 4 इंटू 42.8, मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। 4 इंटू 42.8, ये आ रहा है 1712, ये आ रहा है 171.2 इंटू 10 की पावर -18, है ना। तो अपन इसको कर लो तो ये 1.7 इंटू 10 की पावर -16 आएगा, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 16, है ना। तो 1.7 इंटू 10 की पावर -16, सिंपल क्वेश्चन। 97 के बाद में बढ़ता हूँ 98 क्वेश्चन की तरफ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज, तो अगेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है ना, सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो ये भी सेम ही है, वो Ab2 टाइप का सॉल्ट ही है, Ab2 टाइप का सॉल्ट ही है। तो Ab2 मतलब अभी निकाला ना अपन ने, KSP इक्वल टू क्या बन जाएगा 4S की पावर में 3। तो आपसे अब पूछा है सॉल्युबिलिटी, पूछा है S पूछा है, तो S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा ये KSP बाय 4 और ये क्यूब रूट, है ना, KSP बाय 4 और ये क्यूब रूट। तो S बराबर मेरा बनेगा यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3.2 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन में 4, है ना। तो ये कैंसिल होके तो ये बन जाएगा 12 और ये बना 8 और ये क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट आता है 2 और ये 10 की पावर -4, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। क्लियर है, दिख रहा है।
AB2 टाइप का सॉल्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो H2SO4 होता है, ध्यान रखना इस बात को। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, निम्न में से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो आप ध्यान से देखें तो H2SO4 और NaOH तो न्यूट्रलाइजेशन हो गई, H2SO4 और NaOH का जो रिएक्शन है वो तो उदासीनीकरण हो गई कि आप NaOH का रिएक्शन आप H2SO4 से करा दोगे तो ये बन जाएगा आपका Na2SO4 और H2O, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गई है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइप की हो गई ये तो। इवेपोरेशन ऑफ वाटर रिडॉक्स रिएक्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है कि आपका H2O लिक्विड था और उससे आपका H2O वेपर में गया, तो यहाँ पे कोई चेंज थोड़ी आ रहा है, लिक्विड से वेपर में गया। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बाय लाइटनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये एलोट्रोपिक कन्वर्जन होता है, O2 आया और यहाँ पे स्पार्क मिला इसको, उससे O3 मिला, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यहाँ पे भी क्या है, जीरो है, एलोट्रॉप से ही है, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप है O2 और O3, तो इस पे भी कोई रेडॉक्स परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों एलिमेंटल है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बिल्कुल हो सकता है कि N2 0 O2 0 और दोनों से मिलकर बोलो क्या मिल गया, NO फॉर एग्जाम्पल, बात समझे। तो यहाँ पे आ जाएगा +2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, दिख रहा है NO के पास में, है ना। ये ऑक्सीजन जो है इसका नॉर्मल चार्ज जो होता है वो कितना होता है, -2 होता है, ऑक्सीजन का जनरल चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो ये बन सकता है, या मान लो आपने इसमें से N2O बना लिया या N2O3 बना लिया, इस टाइप का कोई भी ऑक्साइड अगर बनाया तो इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स चेंज। इट इज अ टाइप ऑफ कौन सा चेंज है, रिडॉक्स चेंज, मतलब डी वाला, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दैट्स ऑल फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेपर। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, थैंक यू।